रूसी युद्ध खत्म हो गया। इजराइल ने फिलिस्तीन से शांति बना ली है। यहाँ तक कि थाईलैंड और कंबोडिया ने भी मिसाइलें दागना बंद कर दिया। इतने दर्द, इतनी जाने जाने और शहरों के मलबे में तब्दील हो जाने के बाद आखिरकार शांति स्थापित हो गई है। 10 लाख सैनिक खोने के बाद रूस अब धीरे धीरे सुधर रहा है। रूस उन अरबों डॉलर की भरपाई की कोशिश कर रहा है जो प्रतिबंधों के कारण खो गए, जिसमें 300 अरब डॉलर भी शामिल हैं, जिसे पश्चिमी देशों ने उसकी रिजर्व से फ्रीज किया। जबकि दुनिया आखिरकार राहत की सांस लेती है। चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और रूस चुपचाप गुप्त समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं ताकि तेल की सुरक्षा हो सके और एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए सड़कें, पाइपलाइन और बंदरगाह बनाए जा सके। ऊपर से यह सहयोग लगता है, पर क्या ये समझौते सिर्फ पुनर्निर्माण तक सीमित हैं? क्या हो अगर ये असल में किसी और भी बड़ी चीज के लिए तैयारी करने के बारे में हो? एक नया युद्ध आने वाला है जो शायद मानवता द्वारा देखे गए सबसे बड़े और सबसे घातक संघर्षों में से एक हो सकता है। साल 2027 है। अचानक रूस ने नेटो पर एक चौंकाने वाला हमला शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद चीन ताइवान पर हमला कर देता है। पता चलता है कि रूस बस अपने घाव भर रहा था, फिर से ताकत जुटा रहा था और बदला लेने की योजना बना रहा था। रूस के यूक्रेन युद्ध के जख्म कभी नहीं भरे। आखिरकार उसने 10 लाख से ज्यादा नागरिक खो दिए थे। लगभग हर रूसी शहर और गांव ने अपनों को दफनाया है। आर्थिक रूप से रूस खुद को खोखला कर चुका है। सैकड़ों अरब रूबल युद्ध में झोंक दिए गए और दिखाने के लिए सिर्फ दुख और तकलीफ ही बची। प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं और जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो गया। और रूस ने किसे दोषी ठहराया? नाटो को। पुतिन ने कहा कि नाटो ने यूक्रेन को हथियार दिए, कड़े प्रतिबंध लगाए और रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया। उनकी नजर में यूक्रेन असली दुश्मन नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की कठपुतली था। यही कहानी रूस खुद को बार बार सुनाता है। इसीलिए रूस और भी मजबूत, ज्यादा दृढ़ निश्चय और कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर लौटने की योजना बनाता है। लेकिन रूस का पूरे नेटो से टकराना तो आत्महत्या जैसा होगा, है ना? खैर, पता चलता है कि क्रेमलिन अकेला नहीं है। ठीक इसी वक्त एक पुराना सहयोगी आगे आता है। शी जिनपिंग का एक ही अंतिम लक्ष्य रहा है। ताइवान चीन उस स्वशासी, समृद्ध और लोकतांत्रिक द्वीप को किसी भी कीमत पर चाहता है, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। शी ने कहा है कि ताइवान का मुद्दा वे खुद सुलझाएंगे और इसे अगली पीढ़ियों पर नहीं छोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, 2027 में चीन की सेना उस तैयारी के करीब है जिस पर वह दशकों से काम कर रही थी। चीन ने पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत बनाया है, जिससे उसके पास अब 4 विमान वाहक पोत और दर्जनों लड़ाकू विमान हैं। इन एयरबेसों की सुरक्षा के लिए कई उन्नत विध्वंसक और फ्रिगेट हैं। चीन ने ताइवान और आसपास हजारों मिसाइलें बनाई और तैनात की हैं। चीन ने यह पूरी तरह विश्लेषण और तैयारी की है कि अमेरिका को ताइवान की रक्षा और हस्तक्षेप से कैसे रोका जाए। बीजिंग के अनुसार अमेरिका सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिकी सेना सबसे शक्तिशाली है और अमेरिका के पास ताइवान की रक्षा के लिए संधियां व मजबूत प्रतिबद्धता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका की नौसेना और वायुसेना जरूर हस्तक्षेप करेंगी। चीन जानता है कि जीतने के लिए उसे अमेरिकी सेनाओं को धीमा या विचलित करना है। इसमें रूस मदद करता है। अब भी बदला लेने की चाह है। रूस के पास नाटो के पूर्वी मोर्चे को धमकी देने की सैन्य ताकत और स्थिति है, लेकिन जंग और प्रतिबंधों से उसकी आर्थिक व तकनीकी स्थिति कमजोर हुई है। दोनों देशों के पास एक दूसरे की सख्त जरूरत की चीज है और दोनों का एक साझा दुश्मन है, पश्चिम। यही वजह है कि मॉस्को और बीजिंग एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। चीनी सरकारी बैंकों ने गुप्त रूप से ऐसे वित्तीय चैनल बनाए हैं जो रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बनाने और भविष्य में किसी भी प्रतिबंध को दरकिनार करने में मदद करते हैं। रूसी तेल, गैस और कोयला अब पहले से ज्यादा तेजी से पूर्व की ओर जाने लगे। इसके बदले चीन ने मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी सामान रूस के बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने भेजे। असल में बीजिंग ने दान नहीं किया, यह एक रणनीति है। बीजिंग जानता था कि एक गिरता हुआ रूस उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा रूस जो सिर्फ चीन की वजह से जिंदा है, वह सब कुछ चीन का एहसानमंद रहेगा। यह ऐसा सहयोगी है जिस पर बीजिंग भरोसा कर सकता है और चीन पूरा कर्ज वसूलने का इरादा रखता है।
रूस और चीन के राजनयिक और जनरल बंद दरवाजों के पीछे मिलने लगते हैं। सार्वजनिक रूप से वे सहयोग, बहुध्रुवीय भविष्य और अमेरिकी प्रभुत्व को तोड़ने की बातें करते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे ऐसी सैन्य कार्रवाइयों की योजना बना रहे थे जो वैश्विक व्यवस्था बदल सकती थीं। रूस की नजरें सोलवाल की गैप पर टिकी हुई हैं, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक संकरा गलियारा है, ठीक कालिनिनग्राद और बेलारूस की दहलीज पर। इस बीच चीन ताइवान जलमरू मध्य और फर्स्ट आइलैंड चेन की ओर देख रहा है। दोनों पक्षों को स्पष्ट है कि पश्चिम पर एक साथ हमला ही उनकी सफलता का सबसे अच्छा मौका है। अमेरिका को यूरोप और एशिया के बीच अपनी सेनाएं बांटने के लिए मजबूर करें, पश्चिम का ध्यान बांटें, उसकी संसाधनों को फैलाएं और शायद, बस शायद, तथाकथित लोकतंत्र के शस्त्रागार को पछाड़ दें। कई आग लगाकर जिन्हें वे बुझा नहीं सकते जाल बिछाया जा रहा है और पश्चिम को इसका पता है। ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन और अन्य सहयोगी राजधानियों की खुफिया एजेंसियों ने इन संकेतों को देख लिया है। फुसफुसाहटें, हलचलें, तनाव, वे सालों से इसी स्थिति के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे यह एक दो मोर्चा संकट बन सकता है। दो तानाशाह, एक समन्वित हमला। अगर आपको लगता है कि और लोगों को यह देखना चाहिए कि दुनिया कितनी नजदीक है पतन के, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इन महत्वपूर्ण कहानियों को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इन्हें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। नेटो को मुख्य मोर्चे की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस के हमले की योजना के लिए यह पर्याप्त नहीं है। नेटो के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत दबाव आ जाएगा। इसी कारण संभावित रूसी चीनी हमले से पहले नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ समन्वय के लिए एक विशेष योजना समूह बनाता है। सच कहूं तो इस स्तर का युद्ध पूरी तरह अनजान इलाका है। संभावना है कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगा। अब यूरोपीय नेटो देश, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम को रूस के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल, अमेरिका फिर भी मदद करेगा। आखिरकार उसके सैनिक यूरोप में तैनात हैं और उसे संधि की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर उसकी आधी नौसेना और ज्यादातर वायुसेना एशिया में व्यस्त हो जाती है तो यूरोप पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसी कारण 2025 में अमेरिका ने नाटो को जीडीपी का 5% रक्षा खर्च लक्ष्य अपनाने को कहा। पोलैंड जैसे देशों ने इसे पहले ही समझ लिया था। 2027 तक उन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं में सैकड़ों उन्नत टैंक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस डिवीजनें तैयार कर ली हैं। बाल्टिक देशों ने खुद को मजबूत किलेबंद ठिकानों में बदल दिया है। उन्होंने मुख्य सड़कों पर एंटी टैंक बैरियर लगाए, क्षेत्रीय रक्षा इकाइयों के मासिक अभ्यास शुरू किए और घेराबंदी से बचने को पर्याप्त भोजन, ईंधन व जरूरी सामान जमा किया। फिर फिनलैंड है, जिसकी रूस के साथ 800 मील लंबी सीमा है और जो पूरी तरह सतर्क है। उनके यहाँ हमेशा अनिवार्य सैन्य भर्ती और नागरिक शेल्टर रहे हैं। अब वे सभी बंकरों को आधुनिक बना रहे हैं और रिजर्व बलों को तुरंत तैयार कर रहे हैं। अगर युद्ध उनके दरवाजे पर आता है तो फिनलैंड तैयार रहेगा। और आपने शायद जर्मनी के आगे आने वाले मीम्स पहले ही देख लिए होंगे। आखिरकार इसने सभी को पहले ही चौंका दिया है। जर्मन सैनिक एक बार फिर पूर्वी यूरोप के घने जंगलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसा नजारा हमने शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से सच में नहीं देखा था। जर्मनी ने आखिरकार अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है और अपनी सेना को अत्याधुनिक उपकरणों, टैंकों और विमानों के साथ आधुनिक बना रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं जिनके पास अत्यधिक गतिशील अभियान बल हैं। उन्होंने खतरे की पहली आहट पर पूर्वी यूरोप में तुरंत तैनाती के लिए अपनी योजनाओं का पहले ही समन्वय कर लिया है। उन्होंने पहले ही भारी उपकरण तैनात कर दिए हैं। ब्रिटिश बख्तरबंद वाहन पोलैंड के गोदामों में इंतजार कर रहे हैं, तुरंत बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी भारी ब्रिगेडों ने बाल्टिक डिपो में ईंधन, गोला बारूद और आपूर्ति जमा की है। यह सब एक निवारक रणनीति का हिस्सा है ताकि रूस को दिखाया जा सके कि नाटो गंभीर है, तैयार है और पुतिन को कोई विनाशकारी गलत अनुमान लगाने से रोकने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। इसी दौरान वाशिंगटन पश्चिमी प्रशांत में नौसैनिक गश्त बढ़ा देता है। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हर महीने साउथ चाइना सी और ताइवान के पूर्व में गश्त करते हैं। यूएस पैसिफिक कमांड ताइवान या जापान को मजबूत करने के लिए अभ्यास करता है। मरीन ओकिनावा और गुआम में द्वीप रक्षा रणनीति का अभ्यास करते हैं, चीनी मिसाइल हमले की आशंका के साथ। और पीछे न रहते हुए
यूएस एयर फोर्स अपने स्टेल्थ फाइटर्स को पैसिफिक के और ठिकानों पर तैनात करती है ताकि एक अचानक हमले में सभी को नष्ट न किया जा सके। संक्षेप में, अमेरिका बदल रहा है। उसे एक साथ दुनिया के 2 हिस्सों में युद्ध लड़ना पड़ सकता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उसके लिए नया था। पेंटागन के रणनीतिकारों के लिए यह सबसे बड़ा डर है। दशकों की रक्षा योजना ने मान लिया था कि युद्ध एक के बाद एक होंगे या स्थानीय स्तर पर सीमित रहेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लगभग हर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है कि वे अपने लोगों में डर फैलाए बिना चुपचाप युद्ध की तैयारी करें। यूक्रेन में वर्षों तक क्रूर युद्ध देखने के बाद यूरोप और अमेरिका भर के मतदाता थक चुके हैं। वे संघर्ष, महंगाई और लगातार अनिश्चितता से परेशान हैं। अधिकांश लोग बस अपनी जिंदगी को फिर से संवारना चाहते हैं, शांति का आनंद लेना चाहते हैं और समृद्धि की कुछ भावना वापस पाना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, लेकिन वे नहीं समझते कि तानाशाहों के चलने से हालात कितने खराब हो सकते हैं। इसलिए सरकारें सावधानी से कदम बढ़ाती हैं, सीमित और सोच समझकर कार्रवाई करती हैं। विपक्षी नेता इसका फायदा उठाते हैं और टकराव की आवश्यकता का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि संसाधनों का इस्तेमाल देश के भीतर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन बहुत जल्द वे समझ जाएंगे कि वे कितनी खतरनाक गलती कर रहे थे। यह 2026 के अंत की बात है। ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसियों की संयुक्त अत्यंत गोपनीय खुफिया रिपोर्ट नेटो महासचिव तक पहुंचती है। इसमें चेतावनी दी गई है कि विश्वसनीय सबूत हैं कि मॉस्को और बीजिंग ने गुप्त रूप से नेटो और ताइवान के खिलाफ एक साथ सैन्य कार्रवाई करने के लिए आपस में समझौता किया है। रिपोर्ट में डरावने सबूत हैं और चेतावनी दी गई है कि ऐसे दोहरे हमले 2027 में कभी भी संभव हो सकते हैं। नेटो नेतृत्व को पहले से पता था, इसीलिए गठबंधन ने प्रतिक्रियाओं की योजना बनाना शुरू कर दी। कुछ अंतिम प्रयास के रूप में कूटनीतिक कदम उठाए जाते हैं। पश्चिमी नेता चीन और रूस से संपर्क कर तनाव कम करने और समय रहते उनका मन बदलने की कोशिश करते हैं। रूसी और चीनी अधिकारी शिष्टता से सिर हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। वे बैठकों में सभी सही बातें कहते हैं। हाँ हाँ, निजी रूप से वे बस हमले के दिनों की गिनती कर रहे हैं, मन बना चुके हैं। मॉस्को और बीजिंग दोनों मानते हैं कि 2 मोर्चों पर समन्वित युद्ध ही उनकी जीत का सबसे अच्छा और शायद एकमात्र मौका है। जैसे जैसे 2026 की सर्दी लंबी होती जाती है, नाटो बेचैन हो जाता है। रूस, बेलारूस और पश्चिमी रूस में कई बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यासों की घोषणा करता है, जिनमें दसियों हजार सैनिक शामिल होते हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि ये अभ्यास कभी वास्तव में खत्म ही नहीं होते। कथित अभ्यास खत्म होने के काफी समय बाद भी रूसी सैनिक, टैंक और तोपखाना नाटो की सीमाओं के पास बने रहते हैं, किसी चीज के लिए तैयार और इंतजार करते हुए। रूस जल्दी ही अपनी उकसाने वाली हरकतें बढ़ाकर नाटो के धैर्य और साहस की परीक्षा लेता है। रूसी नौसैनिक जहाज नाटो जहाजों का गश्त के दौरान पीछा करते हैं, कई बार इतने पास आ जाते हैं कि टकराव संभव लगता है। रूसी लड़ाकू विमान बाल्टिक और काला सागर में लगातार खतरा बनते हैं, नाटो के टोही विमानों को परेशान करते और कुछ मीटर की दूरी से गुजरते हैं। रूसियों का मुख्य मकसद नाटो को पहले हमला करने के लिए उकसाना है। इस जाल को पहचानते हुए नाटो कमांडर बार बार अपनी टीमों को आदेश देते हैं कि वे गोली न चलाएं और किसी भी कीमत पर तनाव को बढ़ने से रोकें, क्योंकि वे जानते हैं कि जरा सी भी गलती उस युद्ध को भड़का सकती है जिससे सभी डरते हैं। जब रूस देखता है कि नाटो नहीं फंस रहा तो वे अपनी हरकतें तेज कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अचानक एक नाटो ड्रोन गिराया जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, रूस या तो अपनी बेगुनाही का दावा करता है या फिर यह तर्क देता है कि नाटो की लगातार जासूसी के कारण ऐसा होना ही था। और हर गुजरते दिन के साथ, हर नई उकसावे के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे रूस ने योजना बनाई थी, अब चीन भी वही करने लगा है। सैन्य अभ्यास अब अक्सर और आक्रामक हो रहे हैं। युद्धक विमान और जहाज ताइवान के पास उड़ते हैं। चीनी नौसेना द्वीप की घेराबंदी और नाकाबंदी का अभ्यास करती है। एक मौके पर एक चीनी विध्वंसक जानबूझकर दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी क्रूजर के सामने से गुजरता है और वह उससे सिर्फ कुछ 100 फीट की दूरी से चूकता है। ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं और हर बार पिछली बार से ज्यादा उकसाने वाली होती हैं। ताइवान में पूरा द्वीप लगातार हाई अलर्ट पर है। उन्हें पता था कि 2027 एक संभावित आक्रमण वर्ष है और वह बस कुछ ही महीने दूर है। ताइवान ने पहले ही अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ा दी है, तटीय रक्षा को मजबूत किया है और पूरे देश में हवाई हमले के अभ्यास आयोजित किए हैं। हाँ, ताइवान के नागरिक चिंतित हैं, लेकिन वे साथ ही साथ दृढ़ भी हैं।
उन्होंने यूक्रेन को रूस के सामने बहादुरी से खड़े होते देखा है और उन्हें विश्वास है कि पश्चिमी समर्थन के साथ वे भी ऐसा कर सकते हैं। फिर भी वे जानते हैं कि वे एक बड़े और ताकतवर दुश्मन से जूझ रहे हैं। लोग बार बार खुद से कहते हैं कि युद्ध नहीं होगा जब तक वह सच में हो न जाए। आधी रात के बाद ही रूस कदम उठाता है। साइबर यूनिट्स यूरोपीय नेटवर्क्स पर हमला करती है। बाल्टिक देशों में संचार और पावर ग्रिड्स बंद हो जाते हैं। पूर्वी यूरोप में जीपीएस और सैटेलाइट सिग्नल्स जाम कर दिए जाते हैं। बस इतना ही कि भ्रम पैदा हो जाए और नाटो की प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाए। कुछ ही मिनटों बाद पोलैंड और बाल्टिक देशों से नाटो के पूर्वी हिस्से पर मिसाइलें गिरने लगती हैं। नाटो के एयरफील्ड, रडार इंस्टॉलेशन और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और कैलिबर क्रूज मिसाइलों की लहरें हमला करती हैं। रनवे टूटते हैं, ईंधन डिपो जलते फटते हैं और रडार स्टेशन मलबा बन जाते हैं। सिर्फ पहली स्ट्राइक ही जबरदस्त होती है। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं, जो नाटो की रक्षा प्रणाली को पंगु करने की क्रूर शुरुआत है, इससे पहले कि वे समझ पाते कि उन पर क्या हमला हुआ है। ठीक उसी समय रूस और नाटो सेनाओं के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। नाटो सैनिक अपनी रक्षा पंक्तियों को संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रूस तेजी से और जबरदस्त ताकत के साथ हमला करता है, जिससे शुरुआती प्रतिरोध टूट जाता है। रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहन रूस के बिस्कोप क्षेत्र के पास कई अग्रिम मोर्चों को तेजी से भेद देते हैं। इस बीच कालिनिनग्राद से आई एक मशीनी डिवीजन पूर्वोत्तर पोलैंड पर हमला करती है और राजमार्गों पर कब्जा कर लेती है, जिससे नाटो की मदद रुक जाती है। यह डिवीजन पोलैंड के सुवोल्की, ओंगस्टोव और सेजोन जैसे शहरों को निशाना बनाती है। इस हमले का मकसद साफ है, सुवोल्की गैप पर कब्जा करना। यह संकरा इलाका, जो सिर्फ करीब 65 किलोमीटर चौड़ा है, नाटो की सबसे कमजोर कड़ी है। यह बाल्टिक देशों को पोलैंड और बाकी नाटो क्षेत्र से जोड़ने वाला एक अहम जमीनी पुल है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया अलग थलग पड़ जाएंगे और जरूरी आपूर्ति और मदद से पूरी तरह कट जाएंगे। इसी समय बेलारूस की एक मशीनी डिवीजन तेजी से उत्तर पश्चिम बढ़कर लिथुआनिया के लेकोलेटोस और मरियामपोले की ओर जाती है, जिससे नाटो बल पूर्व से कट जाते हैं। यह दो दिशाओं से किया गया हमला तेज, क्रूर और बेहद समन्वित है। यह आधिकारिक रूप से एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण है। रूसी मिसाइल के नाटो क्षेत्र में घुसते ही अनुच्छेद 5 लागू हो जाता है, लेकिन बाल्टिक देश नाटो की मदद का इंतजार नहीं कर सकते। समय पहले ही खत्म होता जा रहा है। एस्टोनिया की छोटी सेना पहले से रक्षात्मक मोर्चों पर तैनात है। वे सालों से तैयारी कर रहे हैं और शुरू से ही जमकर लड़ते हैं। वे जानते थे कि यह दिन आ सकता है। वे पूरी ताकत से लड़े, पर उनकी संख्या कम है। रूसी सीमा के पास नार्वा जैसे शहर युद्ध क्षेत्र बनते हैं, निकासी के रास्ते बंद होते हैं और रूसियों को आम नागरिकों की परवाह नहीं होती। घर, स्कूल और इमारतें मलबे में बदल जाती हैं, लेकिन रूसियों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एस्टोनियाई सेना जेवलिन और इनलॉ मिसाइलों से रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती है। ब्लॉक दर ब्लॉक, इमारत दर इमारत वे रूस की बढ़त को धीमा कर देते हैं और हर इंच जमीन की कीमत चुकानी पड़ती है। लातविया के पूर्वी इलाकों में भी ऐसी भीषण लड़ाइयां हो रही हैं। रीगा की राजधानी खतरे में है क्योंकि रूसी ब्रिगेडें पश्चिम बढ़ रही हैं। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर नीचा उड़ान भरते हैं, जिनसे विशेष सैनिक उतरते हैं जो जल्दी से शहर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने और हवाई मार्ग से अतिरिक्त सैनिकों के आने का रास्ता साफ करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन लातवियाई और वहां तैनात कुछ नाटो सैनिक तैयार हैं। टर्मिनल, विमान, हैंगर व रनवे पर भारी गोलीबारी होती है। सुबह खत्म होते होते रीगा रनवे पर जलते रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर और गिरे पैराट्रूपर पड़े हैं। हवाई हमला हालांकि चौंकाने वाला था, लेकिन रूस के लिए बुरी तरह खत्म होता है। लातवियाई और नाटो बल भारी नुकसान के बावजूद हवाई अड्डे पर नियंत्रण में हैं। लिथुआनिया को सबसे भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ता है। रूसी और बेलारूसी सेनाएं दो दिशाओं से घेर रही हैं, बेलारूस दक्षिण से और भारी सैन्यकृत कालिनिनग्राद इकाई पश्चिम से। लिथुआनियाई और जर्मन नाटो बैटल ग्रुप के सैनिक आक्रमण धीमा करने के लिए सड़कों और पुलों को नष्ट करते हैं। फिर वे घने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में पीछे हट जाते हैं, जहां वे एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करके लगातार घात लगाकर हमले करते हैं। दोनों पक्षों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि हताहत बढ़ते हैं। फिर है पोलैंड, जो नाटो की पूर्वी रक्षा की रीढ़ है। बेलारूसी सीमा के पास तैनात पोलैंड की 16वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन ने
ठीक इसी डरावने हालात के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। अब वे कार्रवाई में उतर रहे हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियां रूसी मिसाइल हमलों से बचने और खतरों को रोकने के लिए जगह बदल रही हैं, जिससे नाटो के जवाबी हमलों के लिए हवाई क्षेत्र खुला रहता है। कुछ ही घंटों में पोलिश F-16 और उनके नए मिले F-35 स्टेल्थ फाइटर तेजी से उड़ान भरते हैं, बियाविस्टोक के पास और उत्तर लिथुआनिया की ओर आसमान में रूसी विमानों के साथ जबरदस्त डॉगफाइट में शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान नाटो राजदूत ब्रुसेल्स में आपात बैठक के लिए दौड़ते हैं और नेताओं के बयान से पहले ही सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा प्रावधान अपने आप सक्रिय हो जाता है जैसे ही नाटो की जमीन पर हमला होता है, यानी हर सदस्य देश को जवाबी कार्रवाई करनी ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने ठीक इसी स्थिति की पहले से कल्पना की थी, ने पोलैंड में एक सेना ब्रिगेड पहले से तैनात कर दी थी ताकि वह एक ट्रिपवायर के रूप में काम कर सके। वे अमेरिकी सैनिक अब कंधे से कंधा मिलाकर पोलिश सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं, जो बेलारूसी और रूसी सेनाओं का सीधा सामना कर रहे हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर नीचे उड़ते हुए हेलफायर मिसाइलें दागते हैं, जो रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों को चीरते हुए दर्जनों वाहनों को नष्ट कर देते हैं। अमेरिकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भारी गोलीबारी में पोलिश मोर्चों को मजबूत कर रहे हैं। यह लगभग अवास्तविक लगता है। अमेरिकी और रूसी सैनिक अब यूरोप में सीधे निर्मम युद्ध में उलझे हुए हैं, जो कि शीत युद्ध के सबसे काले दिनों में भी नहीं देखा गया था। यह अब हो रहा है। ब्रिटेन ने भी तुरंत एक बख्तरबंद ब्रिगेड पोलैंड भेजने की घोषणा की है। ब्रिटिश सैनिक और चैलेंजर टैंक से लैस C-17 विमान पोलैंड के नाटो हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए तेजी से पहुंच रहे हैं, जो शुरुआती मिसाइल हमले से बच गए। फ्रांस अपने फाइटर स्क्वाड्रन और मशीनीकृत ब्रिगेड को पूर्वी मोर्चे पर तैनात कर रहा है। जर्मनी अपनी इकाइयां सक्रिय कर नाटो के पश्चिमी मोर्चे की रक्षा मजबूत कर रहा है और आगे की तैयारी कर रहा है। स्वीडिश और फिनिश बल सीमा पर रूसी इकाइयों से भिड़ रहे हैं। फिनलैंड के सीमा रक्षक ममांस्क के पास फिनिश क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों को खदेड़ देते हैं। यूरोप में युद्ध बहुत बड़ा, अव्यवस्थित और तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस की योजना सीधी है, जितना संभव हो सके उतनी जमीन पर कब्जा करना, इससे पहले कि नाटो जवाब दे सके। सिर्फ 2 दिनों में रूसी सैनिकों ने पूर्वी लातविया और एस्टोनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वे बेलारूस से कालिनिनग्राद तक एक संकरा गलियारा बनाते हैं, जो लिथुआनिया से होकर जाता है। जैसा कि डर था, बाल्टिक देशों तक नाटो की मदद पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण जमीनी रास्ता काट दिया गया है। लेकिन नाटो तुरंत पलटवार करता है। शुरुआती झटका झेलने के बाद नाटो अपनी पूरी हवाई ताकत दिखाता है और रूस को असली आधुनिक शक्ति का एहसास कराता है। यूरोप भर के सहयोगी लड़ाकू विमान और जर्मनी तथा यूके में तैनात अमेरिकी स्क्वाड्रन एक के बाद एक लहरों में हमले शुरू करते हैं। वे बाल्टिक ग्रामीण इलाकों से गुजरती लंबी रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों पर ध्यान देते हैं। अमेरिकी और तुर्की दोनों तरह के ड्रोन के झुंड लक्ष्य खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य से नाटो के उपग्रह लगातार दुश्मन की गतिविधियों के अपडेट भेजते हैं। तीसरे दिन तक रूस की तेज बढ़त रुक जाती है। उन्होंने कुछ इलाके कब्जा किए हैं, लेकिन नाटो पूरी तरह से चौंका नहीं था। एक गतिरोध बनने लगता है। हर घंटे नाटो की ताकत बढ़ती जा रही है और तभी रूस अपना आखिरी दांव खेलता है। हजारों मील दूर चीन के तट जाग उठते हैं। ताइपेई ताइवान की राजधानी पर रात छा चुकी है, जब दर्जनों फिर सैकड़ों चीनी जहाज हर दिशा से द्वीप की ओर बढ़ने लगते हैं। अब तक जहाजों ने शक से बचने के लिए दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब आक्रमण शुरू होता है। चीन की मुख्य भूमि पर लाखों सैनिक जुटाए जाते हैं। छिपे हुए स्थानों से मिसाइल बैटरियां उठती हैं और ड्रोन आसमान में भर जाते हैं। ये सब एक साथ सावधानी पूर्वक तय समय पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक आधी रात को चीन एक विशाल मिसाइल हमला शुरू करता है। ताइवान, जिसे अमेरिका, जापान और फिलीपींस का समर्थन है, इन मिसाइलों में से अधिकतर को रोकता है। दक्षिण कोरिया बाहर रहता है और अपना ध्यान उत्तर कोरिया पर रखता है, जो शायद इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर परेशानी करेगा। कुछ मिनट बाद ताइवान को घेरने वाले चीनी जहाज ड्रोन की जासूसी के बाद दूसरी मिसाइल लहर छोड़ते हैं। चीनी सेना ने ताइवान की रक्षा स्थिति जान ली है। दूसरी लहर कई वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती है, पर सभी नहीं। आगे के हमलों में चीनी मिसाइलें ताइवान के हवाई अड्डों,
बंदरगाहों, संचार केंद्रों और सरकारी इमारतों पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। सौभाग्य से यूरोप की तरह ताइवान सेना ने भी ऐसे हालात के लिए वर्षों तैयारी की है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, इसका भू राजनीतिक मतलब यह है, अमेरिका को अचानक अपनी पूरी रणनीति फिर से बनानी पड़ती है। सारे प्लान और फोर्सेस जो उसने रूस को रोकने के लिए लगाई थीं, अब उन्हें फिर से सोचना और तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान की रक्षा भी नाटो की रक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसी बीच चीनी मिसाइल यूनिट्स लगातार एक के बाद एक जबरदस्त हमले करती हैं। ताइवान की पैट्रियट और तियानकोंग मिसाइल इंटरसेप्टर्स आने वाली रॉकेट्स को मार गिराने की कोशिश करती हैं और वे कुछ को रोकने में कामयाब भी होती हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमलों से रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। चीनी J-16 और J-20 फाइटर जेट्स ताइवान के F-16 और स्वदेशी लड़ाकू विमानों से भिड़ते हैं। शुरुआती नुकसान के बाद चीनी धीरे धीरे अहम क्षेत्रों के आसमान पर आंशिक नियंत्रण पा लेते हैं। चीनी बॉम्बर्स सेकेंडरी टारगेट्स पर क्रूज मिसाइलें दागते हैं और बाकी रडार व मिसाइल साइट्स को नष्ट करते हैं। प्रारंभिक हमले के कुछ घंटों बाद ही चीन चरण 2 यानी आक्रमण शुरू करता है। सैकड़ों छोटी लैंडिंग बोट्स, हेलीकॉप्टर और बड़े असॉल्ट शिप्स, जिनमें टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं, ताइवान के पश्चिमी समुद्र तटों की ओर बढ़ते हैं, जिनकी सुरक्षा डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स कर रहे हैं। इन जहाजों पर हजारों PLA सैनिक सवार हैं, जिनमें युवा रंगरूट और कठोर अभ्यासों से प्रशिक्षित अनुभवी सैनिक शामिल हैं। उन्हें सिखाया गया है कि ताइवान को वापस पाना उनका ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन इनमें से किसी ने असली युद्ध नहीं देखा। ताइवान तुरंत जवाब देता है और दिखाता है कि वे किसका सामना करेंगे। चीनी नौसेना ताइवान जलम भूमध्य के बीच पहुंचते ही ताइवान कार्रवाई शुरू कर देता है। सैनिक वे एंटी शिप मिसाइलें निकालते हैं जो खास इसी पल के लिए छुपाई गई थीं। उनका एकमात्र मिशन है चीनी जहाजों को डुबो देना। ताइवान अपनी घरेलू रूप से बनी शेंगफेंग 2 और 3 मिसाइलें दागता है और संभवतः हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा गुप्त रूप से दी गई हार्पून मिसाइलें भी इस्तेमाल करता है। कई चीनी जहाजों को निशाना बनाया गया है। कम से कम 2 चीनी जहाजों को टक्कर लगी है। एक सैनिक परिवहन जहाज को सीधा वार लगता है और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक और लैंडिंग क्राफ्ट डूब जाता है, जिससे सैकड़ों सैनिक समुद्र में गिरते हैं। फिर भी अधिकांश लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एक ताइवानी पनडुब्बी जो अब तक छुपी हुई थी, फॉर्मेशन के आगे चल रहे एक चीनी विध्वंसक पर टॉर्पीडो दागती है, जिससे उसमें छेद हो जाता है। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत। जल्द ही चीनी पनडुब्बी रोधी बल, गहराई बम व टॉर्पीडो से पनडुब्बी का शिकार करने लगते हैं। ताइवान के बाकी सतही जहाज अपने खुद के मिसाइल दागते हैं, फिर सुरक्षित पानी की ओर पीछे हट जाते हैं, जिससे कीमती समय मिल जाता है। ताइवान की नौसेना जानती है कि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वे जितना हो सके अपनी जगह पर डटे रहने के लिए दृढ़ हैं और बेताबी से उम्मीद कर रहे हैं कि सहयोगी सेनाओं की मदद जल्द ही पहुंचेगी। मदद आने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। चीन जानता है कि 2022 में पश्चिमी समर्थन ने यूक्रेन की स्थिति कैसे बदली थी, इसलिए वह वही गलती दोहराने से बचना चाहता है। वे पहला हमला विनाशकारी बनाना चाहते हैं। अगर बीजिंग की योजना सफल रही तो सुबह तक PLA के होवरक्राफ्ट और हमला करने वाले वाहन ताइवान के तटों पर सैनिकों के साथ उतरेंगे। लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। समुद्र तट पर कोई ताइवानी सैनिक नहीं है जो संदिग्ध है। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं और अचानक बूम, यूट्यूब ने एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा कर दी। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम हैं, जैसे ये। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो यह सबसे अच्छा समय है। YouTube अब पहले से ज्यादा नए और छोटे चैनलों को बढ़ावा देते हुए हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल हैं। हमें ऐसे सवाल अक्सर ईमेल के जरिए मिलते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अपनी सभी YouTube सलाह एक ही वीडियो में मुफ्त में दे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो आप वह वीडियो यहीं YouTube पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करके। पता चला कि पूरा समुद्र तट एंटी पर्सनल और एंटी टैंक विस्फोटकों से भारी मात्रा में बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। जो बारूदी सुरंगों से बचते हैं
उन्हें ताइवान की मशीन गन, एंटी आर्मर राउंड्स, जेवलिन मिसाइलों और अन्य हथियारों से आसानी से निशाना बनाया जाता है। इसी पल के लिए यह दृश्य बेहद क्रूर, अराजक और नरक जैसा है। चीनी सैनिकों की पहली लहर तबाह हो जाती है, पर आक्रमण नहीं रुकता। चीनी सेनाओं की लहर दर लहर किनारे पर आती रहती है। पहले धमाकों से बचे लोगों को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। तभी छिपी जगहों से गोलियों, एंटी आर्मर राउंड्स और जेवलिन मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। यह बेहद क्रूर और निर्दयी है, एक सच्चा दुःस्वप्न। पहली लहर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फिर भी नरसंहार के बाद भी चीनी आक्रमण नहीं रुकता। नई नई टुकड़ियों की लहरें लगातार आती रहती हैं और वे लगातार आगे बढ़ती जाती हैं, जो इस लड़ाई को और भी हिंसक और नर्क जैसा बना देती हैं। इसी समय चीनी सेना ताइचुंग बंदरगाह पर भी हमला करती है। हवाई सैनिक पैराशूट से उतरते हैं ताकि अहम पुलों और राजमार्गों पर कब्जा कर सकें, जैसे रूस ने कीव के पास किया था। कुछ पैराट्रूपर यूनिट्स ताइचुंग के पास उतरती हैं ताकि शहर को घेर सकें। ताइवानी सेनाएं तैयार हैं और पैराट्रूपर्स को नजदीकी लड़ाई में मार गिराती हैं। यह एक खूनी संघर्ष है, फिर भी उनका बलिदान ध्यान भटकाता है, जिससे समुद्र से आए चीनी मरीन बंदरगाह के पास पैर जमा लेते हैं। अब लड़ाई सड़कों पर आ जाती है और ताइचुंग के अंदर ही इमारत दर इमारत बेरहम जंग छिड़ जाती है। फिर भी ताइवान अकेले नहीं लड़ सकता। उसे सबसे मजबूत समर्थन क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेनाओं से मिलता है। गुआम से B-1 और B-2 बमवर्षक एंटीशिप मिसाइलों व भारी बमों के साथ मिशन पर जाते हैं। उनका मिशन चीनी बेड़े पर हमला कर सैन्य ठिकानों को कमजोर कर ताइवान पर दबाव कम करना है। गुस्से में चीन पलटवार करता है और सीधे गुआम पर मिसाइलें दागता है। द्वीप की FAD मिसाइल रक्षा प्रणाली कई आने वाली मिसाइलों को रोक लेती है, लेकिन कुछ फिर भी पार कर जाती हैं। एंडरसन एयरफोर्स बेस और जापान के अमेरिकी ठिकानों पर चीन हमला कर गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद ओकिनावा के कडेना एयरबेस पर क्रूज मिसाइल हमला होता है, लेकिन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स ज्यादातर मिसाइलें रोक लेते हैं। योकोसुका नेवल बेस और जापान के अन्य रणनीतिक ठिकानों पर भी ऐसे हमले होते हैं। ताइवान के बाद हर हमला सोच समझकर अमेरिकी प्रतिक्रिया को धीमा और कमजोर करने के लिए किया गया है। फिर भी पश्चिमी देश और उनके सहयोगी कम से कम कुछ हद तक तैयार थे। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पहले ही ताइवान के पूर्व में फिलीपींस सागर में तैनात थे। जैसे ही आक्रमण की खबर आती है, ये कैरियर ग्रुप्स धीरे धीरे और सावधानी से चीन की मिसाइल बैटरियों की पहुंच से बाहर रहते हुए करीब आना शुरू कर देते हैं। उनके डेक से अमेरिकी F-18 और F-35 विमान उड़ते हैं, जो चीन की वायुसेना को चुनौती देने और दुश्मन जहाजों का शिकार करने को तैयार हैं। अमेरिका जापान को बुलाकर उसकी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को जेट तैनात करने और जहाज भेजने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे अपनी जमीन की रक्षा और अमेरिकी अभियानों में मदद कर सकें। ऑस्ट्रेलिया गठबंधन की जिम्मेदारियां बताकर कार्रवाई करता है। ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक जहाज उत्तर बढ़ते हैं। शुरुआत में उनका काम मलक्का जलडम भूमध्य ब्लॉक कर चीन के व्यापार और तेल मार्ग काटना है। अब चीन रूसी पाइपलाइनों पर निर्भर है। समुद्री व्यापार रोकना उस पर दबाव बढ़ाता है। जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं ताइवान के करीब गठबंधन अभियानों का सीधे समर्थन करने के लिए तैयार होंगी। राजनयिक स्तर पर वॉशिंगटन, टोक्यो, कैनबरा और पूर्वी नाटो राजधानियों के बीच संवाद पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। आखिरकार हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा युद्ध अब और भी भयानक हो गया है। बहस अब नाटो या ताइवान तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब स्वतंत्र विश्व की पूरी व्यवस्था के लिए एक समन्वित चुनौती बन गई है। यह अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र है और दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। पहले दिन के अंत में चीनी सेनाओं ने ताइवान तट के कुछ हिस्सों पर आंशिक नियंत्रण पाया। हालांकि शुरुआती सफलताओं के बावजूद ताइवान की रक्षा मजबूत, संगठित और सलामत है और वह अपनी जमीन पर डटे रहने को तैयार है। अब मुझे एक बात साफ कर लेने दीजिए, चीनी और सच कहूं तो पूरी दुनिया ताइवान को एक जली हुई बर्बादी में बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते। ताइवान सिर्फ एक और द्वीप नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है। ताइवान TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का घर है, जो अकेले ही दुनिया के लगभग 60% माइक्रोचिप्स और 90% से ज्यादा सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, गेमिंग कंसोल
या सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर भी है तो बहुत ज्यादा संभावना है यह ताइवान में बने चिप्स पर चलता है। यहाँ तक कि सैन्य तकनीक, चिकित्सा उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी, फाइटर जेट्स, मिसाइल, अस्पताल की मशीनें, पावर ग्रिड्स और स्ट्रीट लाइट्स सभी ताइवानी चिप्स पर निर्भर हैं। अगर ताइवान की चिप फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं तो इसका असर हर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कोविड के समय चिप की कमी से कारों की कीमतें बढ़ गई थीं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना मुश्किल हो गया था। अगर ताइवान पूरी तरह से खो जाए तो वह तो बच्चों का खेल लगेगा। यहाँ तक कि चीन भी यह जानता है। वे ताइवान सेमीकंडक्टर्स के सबसे बड़े आयातक हैं, जो हर साल अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं। इन चिप्स की आपूर्ति रुकी तो हुआवेई, शाओमी, अलीबाबा जैसी चीन की टेक कंपनियां ठप हो जाएंगी। ताइवान के लिए लापरवाही आर्थिक आत्महत्या होगी। हो सकता है वे नियंत्रण चाहते हों, लेकिन ताइवान को पूरी तरह से नष्ट करना उनकी अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी पंगु बना देगा। इसी कारण चीन ताइवान को सिर्फ बमबारी से नहीं झुका सकता, क्योंकि मिसाइलें ताइवान के उसी बुनियादी ढांचे को तबाह करेंगी जिसकी चीन को सलामत चाहिए। इसलिए उन्हें अपने हजारों सैनिक ताइवान की सड़कों पर भेजने पड़ेंगे, जिसकी तैयारी ताइवान लगातार कर रहा है। ताइवानी सैनिकों और आम नागरिकों ने वर्षों तक हर गली मोहल्ले में दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग ली है। पूरे समुदायों ने शहरी युद्ध की ट्रेनिंग ली है, जिसमें उन्होंने सीखा है कि कैसे घरेलू हथियारों का इस्तेमाल करना है और गोला बारूद, खाना और दवाइयों का भंडारण करना है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि द्वीप के नागरिक भी मानसिक और शारीरिक रूप से घर की रक्षा को तैयार हैं। जो कल दफ्तर में काम करते या छात्र थे, वे आज हथियार उठा कल आक्रमणकारियों को खदेड़ देंगे। ताइवान के पायलटों को सिखाया जाता है कि एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त होने पर हाईवे को रनवे की तरह इस्तेमाल करें। टैंक और बख्तरबंद वाहन जो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अचानक सड़कों पर आ धमके। अपार्टमेंट परिसरों के नीचे भूमिगत गैराजों और बेसमेंट से स्नाइपर अपार्टमेंट इमारतों और छत के बागानों के बीच छिप जाते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर तोप खाने की प्रतिक्रिया से पहले जल्दी से अपनी जगह बदल लेते हैं। चीन के आक्रमणकारी सैनिकों के लिए, जिनमें से कई अभी अभी ट्रेनिंग कैंप से निकले हैं, हर सड़क का मोड़ एक संभावित मौत का जाल बन जाता है। ताइवान की रक्षा रणनीति आश्चर्य, लचीलापन और त्वरित प्रतिक्रिया पर आधारित है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन वास्तव में ताइवान को लेकर चिंतित नहीं है। असली चिंता उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की है। चूंकि अचानक कब्जा करने की कोशिश नाकाम रही, युद्ध लंबा चलने के लिए मजबूर है। अगला तार्किक कदम ताइवान को पूरी तरह दुनिया से अलग थलग करना है ताकि मदद न मिल सके। अमेरिकी नौसेना के पास दो विकल्प हैं, या तो बहुत देर तक इंतजार करे और ताइवान गिर सकता है, लेकिन जल्दबाजी अमेरिकी विमानवाहक पोतों के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसा कि उम्मीद थी, चीन अपने डरावने कैरियर किलर मिसाइल डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 26 बैलिस्टिक एंटीशिप मिसाइलों को अमेरिकी नौसैनिक समूहों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च करता है। विमानवाहक पोत सभी रक्षा प्रणालियां जैसे SM-3 इंटरसेप्टर्स, जैमिंग, डिकॉय आदि मिसाइलों को रोकने के लिए सक्रिय कर देते हैं। ज्यादातर खतरे इंटरसेप्ट हो जाते हैं या चूक जाते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चीनी जल्द फिर हमला करेंगे। अगले 48 घंटों में हवाई और मुख्य भूमि अमेरिका से अमेरिकी बम वर्षक लड़ाई में शामिल होकर किसी भी पहचानी गई चीनी नौसैनिक संपत्ति को लगातार निशाना बनाते हैं। चीनी नेतृत्व को इस प्रतिरोध की उम्मीद थी, लेकिन उनका मानना था कि रूस के नाटो के खिलाफ युद्ध के साथ उनका संयुक्त हमला पश्चिमी प्रतिक्रिया को पंगु कर देगा। हालांकि यह जुआ आंशिक रूप से सफल होता है। हाँ, पश्चिमी देश दो बड़े मोर्चों के बीच अभिभूत और बुरी तरह फैले हुए हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी जमे हुए नहीं हैं। वे अब पहले से तेज प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका आधिकारिक रूप से 2 मोर्चों पर युद्ध में है। कांग्रेस तुरंत सैन्य फंडिंग और लामबंदी के आदेश मंजूर करती है। एक ही रात में अमेरिकी उद्योग युद्धकालीन उत्पादन में बदल जाता है। फैक्ट्रियां नागरिक वाहनों की जगह सैन्य ट्रक और ड्रोन बनाती हैं। टेक कंपनियां साइबर सुरक्षा, संचार उपकरणों को प्राथमिकता देती हैं और ताइवान से नुकसान की भरपाई के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण तेज करती हैं। यह देखना एक साथ प्रभावशाली और डरावना है कि दुनिया कितनी जल्दी एक वैश्विक युद्ध के लिए खुद को ढाल लेती है। उस निर्णायक हफ्ते के अंत तक दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक और लोकतंत्रों का गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप के नाटो देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे एशिया प्रशांत सहयोगी शामिल हैं।
युद्ध का पैमाना इतना विशाल है कि वे देश भी जो आमतौर पर तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं, किसी एक पक्ष की ओर झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दो सत्तावादी शक्तियां वैश्विक व्यवस्था को गिराने की कोशिश कर रही हैं, जिसने दशकों तक शांति बनाए रखी थी। अगर वे सफल हुए तो छोटे देश सुरक्षित नहीं रहेंगे और गठबंधन की प्रतिबद्धता बेकार हो जाएगी। पश्चिम या तो युद्ध रोक सकता है या दुनिया को अंधेरे युग में जाते देख सकता है। यूरोप, अमेरिका और सहयोगी देश अब हालात की गंभीरता समझने लगे हैं। शुरुआती झटका खत्म होने के बाद वे साफ देख सकते हैं कि असली हमलावर कौन है। हाँ, वे डरे हुए हैं। डर है कि युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है। डर है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। डर है आगे आने वाली कुर्बानियों का। लेकिन अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने का भी संकल्प है। जैसे ही युद्ध की योजनाएं बनती हैं और नाटो तैयारी करता है, एक और तानाशाह सबको चौंका देता है। उत्तर कोरिया शायद उसे अब तक का सबसे अच्छा मौका मिलते ही अपनी तरफ से परेशानी खड़ी करने का फैसला करता है। किम जोंग उन यह जानते हुए भी कि उसका गरीब देश दक्षिण कोरिया और अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सकता, फिर भी उकसावे वाली सैन्य कार्रवाइयों की श्रृंखला शुरू कर देता है। उत्तर कोरियाई तोपों के गोले डीएमजेड के पास गिरते हैं, जिससे सियोल और अमेरिकी सहयोगियों को अतिरिक्त बल भेजने पड़ते हैं। अगर प्योंगयांग कुछ और साहसिक करता है तो उत्तर कोरिया बीजिंग के लिए ध्यान भटकाने वाला बन जाता है। फिर कुछ दिन बाद ईरान, जो अब भी अमेरिका के हाथों मिली पिछली हारों से अपमानित है और इजराइल पुराने हिसाब चुकता करने का एकदम सही मौका देखता है। लेकिन तेहरान भी इतना आत्मघाती नहीं है कि पूरी तरह से टकराव में उलझ जाए। ईरानी समर्थित गुट मध्य पूर्व में अमेरिकी संपत्तियों को परेशान करने लगते हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया अचानक इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर गोलाबारी करते हैं। ईरानी नौसेना की छोटी नौकाएं फारस की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों का सामना करती हैं ताकि अमेरिकी नौसेना का ध्यान यूरोप और एशिया के युद्धों से हटे। इसके अलावा ईरान रूस को भी महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करता है। उसके घटते शस्त्रागार को उन्नत ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से भरता है। ये वही हथियार हैं जिनकी मॉस्को को यूक्रेन में भंडार खत्म होने के बाद बेहद जरूरत है। इन झटकों के बावजूद पश्चिम स्थिर युद्ध योजनाएं बना लेता है। कुछ ही हफ्तों में दोनों युद्ध गतिरोध में फंस जाते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। तानाशाही सरकारें बेचैन हो जाती हैं। वे जानती हैं कि समय पश्चिम के पक्ष में है। उन्होंने यह कड़वा सबक यूक्रेन संघर्ष से सीखा है। अब इंतजार करने का मतलब है बाद में हारना। इसलिए दोनों देश अपनी अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक प्रचार अभियान शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वे पश्चिमी वर्चस्व और नव औपनिवेशिकता का सामना कर रहे हैं। चीनी और रूसी सरकारी मीडिया लगातार ऐसे संदेश प्रसारित करते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि नाटो ने विस्तारवाद के जरिए रूस को संघर्ष के लिए मजबूर किया। चीन के पास ताइवान को फिर पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अलगाववादियों को अमेरिकी समर्थन मिला था। रूस दावा करता है कि वह पूर्वी यूरोप को नाटो से मुक्त कर रहा है या जातीय रूसियों की रक्षा कर रहा है, जैसा जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन में किया था। शुरुआत में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कई सरकारों ने तटस्थ रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते हैं, तटस्थ रहना लगभग असंभव हो जाता है। वैश्विक व्यापार और वित्त दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए हजारों प्रतिबंधों के दबाव में ढहने लगता है। सभी चीनी प्रमुख बैंक डॉलर सिस्टम से हटाए जाते हैं। चीनी कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती हैं और व्यापार अचानक गिरता है। जैसे ही पश्चिमी कंपनियां अपने संबंधों को स्थगित करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी संख्या में चीन को छोड़ देती हैं, जैसा कि रूस में हुआ था। लेकिन इस बार इसका प्रभाव कहीं ज्यादा बुरा है। जवाब में चीन और रूस पश्चिमी संपत्तियां फ्रीज कर राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, जिसमें निवेशकों की फैक्ट्रियां और व्यवसाय भी शामिल हैं। आर्थिक झटका बहुत बड़ा है जो पृथ्वी पर लगभग हर देश को प्रभावित करता है। फिर यह भ्रम भी है कि कौन से तेल उत्पादक देश किस पक्ष का समर्थन करते हैं। क्या वे तानाशाहों के साथ हैं या स्वतंत्र दुनिया के साथ? उदाहरण के लिए खाड़ी अरब देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत और यूएई, वे व्यावहारिक हैं। हाँ, पहले उन्होंने रूस चीन से नजदीकी बढ़ाई थी, लेकिन अब वे वैश्विक युद्ध का सामना कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि अमेरिका ही उनके पास एकमात्र असली सुरक्षा गारंटी है।
आखिरकार 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के खिलाफ सऊदी अरब की रक्षा और कुवैत को आजाद कराने वाले अमेरिका और गठबंधन बल ही थे। उस संघर्ष ने सभी को बड़ा सबक सिखाया। जब वैश्विक स्थिरता टूटती है तो अमेरिकी सैन्य शक्ति और पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बने रहते हैं। जब वॉशिंगटन अनुरोध करता है, सऊदी अरब जैसे देश तुरंत तेल उत्पादन बढ़ाते हैं ताकि वैश्विक बाजार स्थिर रहें और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं चलती रहें। वे यहाँ तक कि चुपचाप पश्चिमी सैन्य और मानवीय प्रयासों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए धन भी उपलब्ध कराते हैं। 1991 में सऊदी अरब और कुवैत ने युद्ध खर्चों, जेट ईंधन, सैन्य आपूर्ति और युद्ध बाद पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर दिए थे। लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद हर कोई चिंतित है, खासकर दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स को लेकर, पर्शियन गल्फ में होर्मुज जलडमरू मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के पास मलक्का जलडमरू मध्य। हर दिन वैश्विक तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। अगर ईरान या कोई और इसे थोड़े समय के लिए भी रोक देता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में मंदी में चली जाएगी। मलक्का जलडमरू मध्य चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अहम है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा गुजरता है। इनमें से किसी भी चोक पॉइंट पर नाकाबंदी या माइंस से हमला अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रोक सकता है, तेल की कीमतें बढ़ा सकता है और वैश्विक आर्थिक दहशत फैला सकता है। और फिर सेमीकंडक्टर संकट भी है। दुनिया का सबसे बड़ा उन्नत चिप्स स्रोत ताइवान अब युद्ध का मैदान है, जिससे सेमीकंडक्टर की कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं। इसी कारण हर देश को किसी एक पक्ष का आर्थिक साथ देना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत ने बहुत सोच समझकर रूस और पश्चिम दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, लेकिन अब रूस के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी सीधे तौर पर क्वाड गठबंधन से टकरा रही है। यह वही गठबंधन है जो भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए बनाया था। इस मुश्किल विकल्प का सामना करते हुए भारत आखिरकार पश्चिम की ओर झुकता है, क्योंकि अंत में चीन उसका सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं होता। वह चुपचाप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन सीमा के विवादित क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करता है। यह छोटा लेकिन अहम कदम है जो भारत और पश्चिमी गठबंधन की मदद करता है। इसी के साथ भारत प्रतिबंधों के बावजूद भारी छूट पर रूसी तेल खरीदना जारी रखता है, ताकि मास्को के साथ नाजुक संबंध बनाए रख सके। भू राजनीति से परे यह युद्ध अकल्पनीय पीड़ा लेकर आता है। वैश्विक अनाज निर्यात लगभग तुरंत ही ठप हो जाता है। यूक्रेन और रूस अफ्रीका व मध्य पूर्व को अनाज सप्लाई करते थे, लेकिन अब यह समाप्त हो गया है। रातों रात लाखों लोग भूखे रहते हैं, खासकर मिस्र, सोमालिया और नाइजीरिया में। पश्चिमी देश जब विदेशी सहायता बजट से अरबों डॉलर रक्षा खर्च में लगा रहे हैं, तो गरीब देशों को मानवीय सहायता में भारी गिरावट आ रही है। अफ्रीका और एशिया में चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं ठप होने से पहले से कर्ज में डूबे कमजोर देश और अस्थिर हो जाते हैं। जिम्बाब्वे और सूडान जैसे अधिनायकवादी शासन जो चीनी रणों से जुड़े हैं, सत्ता में बने रहने या अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए चीन का कूटनीतिक समर्थन कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में दुनिया दो विरोधी गुटों में बंट जाती है और इंटरनेट भी उसके साथ बंट जाता है। रूसी हैकर्स यूरोपीय पावर ग्रिड और चीनी हैकर्स अमेरिकी सैटेलाइट्स व बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाते हैं। पश्चिमी साइबर यूनिट्स रूसी पाइपलाइनों या चीनी नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर जवाब देती हैं, जिससे पश्चिमी देश अपनी डिजिटल संरचना को अलग थलग कर लेते हैं। जबकि रूस और चीन अपने नागरिकों को वैश्विक समाचार और सोशल मीडिया से काट देते हैं और अपने घरेलू नेटवर्क को सख्ती से नियंत्रित प्रोपेगेंडा मशीनों में बदल देते हैं। इस स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी अप्रभावी हो जाती है। रूस और चीन, जो दो स्थायी सदस्य हैं, के सक्रिय रूप से लड़ने के कारण हर प्रस्ताव को तुरंत वीटो कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मुश्किल से मानवीय समन्वय संभाल पाता है, क्योंकि संघर्ष क्षेत्रों में राहत भेजना भी विवादास्पद हो जाता है। नाटो और यूरोपीय संघ पश्चिमी रणनीति और समन्वय संभालते हैं, जबकि रूस और चीन शंघाई सहयोग संगठन या ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को वैकल्पिक नेतृत्व निकाय के रूप में पेश करने की भरसक कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भारत और ब्राजील जैसे सदस्य देशों का विरोध रहता है,
जो सैन्य आक्रामकता का समर्थन करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन परमाणु हथियारों का क्या? पूरे परिदृश्य में दोनों पक्षों ने जानबूझकर उस डरावनी सीमा को पार करने से बचाव किया है। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता है और दोनों पक्ष हताश होते हैं, किसी के द्वारा अंतिम अपूरणीय गलती का खतरा बढ़ता जाता है। नेटो अपने हमलों को सिर्फ अग्रिम सैन्य ठिकानों तक सीमित रखता है और जानबूझकर रूसी या चीनी क्षेत्र में गहरे हमलों से बचता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह कर नहीं सकता, बल्कि डर है कि इससे परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। रूस और चीन लगातार परमाणु हथियारों की धमकी देकर पश्चिमी देशों को डराने की कोशिश करते हैं। फिर भी वे भी जानते हैं कि अगर वे वास्तव में एक भी परमाणु हमला करते हैं तो तुरंत विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह डर का संतुलन है जो अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध के गतिरोध जैसा है। याद रखिए, एक छोटी सी गलत गणना या साधारण सा गलत फहमी भी इस दुनिया को तबाही की कगार पर ला सकती है। चाहे कोई पक्ष परमाणु हथियार न भी इस्तेमाल करे, यह युद्ध खतरनाक लहर प्रभाव ला सकता है। अन्य देश अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दक्षिण कोरिया और जापान को अमेरिकी सुरक्षा में कोई कमजोरी महसूस होती है तो वे अपने गैर परमाणु स्थिति पर गंभीरता से पुनर्विचार कर सकते हैं। मध्य पूर्व में अगर ईरान फायदा उठाता है तो सऊदी अरब परमाणु हथियारों की ओर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति एक और वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है, जिससे पूरी दुनिया कहीं ज्यादा खतरनाक, अस्थिर और असुरक्षित हो जाएगी। तो हाँ, इस काल्पनिक 2027 की स्थिति में दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। इसी वजह से थकावट, भारी आर्थिक नुकसान और परमाणु तनाव के खतरे के बावजूद अमेरिका, यूरोप और उनके वैश्विक साझेदारों ने आखिरकार अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया। विकल्प यह था कि रूस और चीन को अपने पड़ोसियों को बांटने देने दिया जाए, जो और भी बुरा लगता है क्योंकि वे कभी भी उसी पर नहीं रुकेंगे जो उनके पास है। जो कहानी आपने देखी वह असली दुनिया के संघर्ष, रणनीति और मानवीय त्रासदी की एक झलक दिखाती है। आइए बस यही उम्मीद करें कि 2027 आए और चला जाए बिना इस डरावने सपने के हकीकत में बदले, कि कूटनीति और रोकथाम और शायद थोड़ी सी किस्मत भी दुनिया को ऐसे अराजकता में डूबने से रोक सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।